नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 उसको लेकर लगातार हम आप तक अलग अलग जो राजनीतिक खबरें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको लगातार ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2025 के चुनाव से पहले यानी कि पिछला 2020 का चुनाव कैसा रहा, किस तरीके से वो चुनाव संपन्न हुआ, कहां पर कमियां किस पार्टी की रह गई, क्यों आरजेडी सरकार बनाते बनाते रह गई, एनडीए ने कैसे बाजी मार ली, कहां कहां समीकरण में चूक हो गई। कई खबरें हमने आप तक इस संबंध में पहुंचाई है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल जिसके सुप्रीम लीडर लालू प्रसाद यादव है, आज एक बार फिर से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन पर्चा भर दिया। अकेले भरा है तो यानी एक बात कंफर्म है कि निर्विरोध फिर से वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। 5 जुलाई जो पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, उस दिन इसका औपचारिक ऐलान भी होगा। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है और पूरा का पूरा कमान जो है अब उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में आ गया है। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं, परिवार से भी दूर हो गए हैं। जिस तरीके से उनका जो व्यक्तिगत विवाद उभर कर सामने आया था, यह हर किसी ने देखा। लेकिन अब 2025 का रन और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे उसको लेकर चर्चा खूब छिड़ी हुई है। एनडीए की बात करें तो इस बार थोड़ा एकजुटता दिखाई दे रहा है। हालांकि आए दिन नेता एक दूसरे पर ऐसे बयान दे देते हैं जिसके बाद लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, खासकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच। लेकिन पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और जो एनडीए का कुनबा है वो एकजुट है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव इन दिनों बहुत संयमित रूप से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए लगातार जो महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी बैठकें भी हो रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर भी काफी कुछ बात आगे बढ़ चुकी है। अब देखना होगा कि आगे जाकर कब तक ऐलान होंगे और किसके खाते में कितनी सीटें महागठबंधन के अंदर जाएगी। लेकिन फिलहाल आरजेडी को लेकर जो हम आपको आज खबर बताने जा रहे हैं वो खबर 2020 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आपको मालूम होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जो 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटें जीतकर वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, वो 74 सीटें जीती थी। हालांकि अब जो गणित है विधानसभा का वो बदल गया है, कई विधायक इधर से उधर हुए हैं उसके बाद, और अब बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन जो रिजल्ट 2020 में आया था उसमें तेजस्वी यादव ने अकेले दम पर बहुत मेहनत किया और उसका परिणाम ये रहा कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी जरूर बनी, सरकार नहीं बना पाई क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा। और कई ऐसी सीटें थी जहां राष्ट्रीय जनता दल बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गई और उन सीटों पर चर्चा करनी जरूरी हो गई है क्योंकि इस बार 25 के चुनाव में भी उन सीटों पर सबकी निगाहें होंगी और वो जो सीटें हैं वो बड़े बड़े नेताओं की है, खासकर वो नेता जो तेजस्वी यादव के काफी करीब रहे हैं। ऐसे में आज हम उन 6 सीटों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतते जीतते हार गई और माना जा रहा है कि इस बार 25 के चुनाव में भी उन सीटों पर सबकी निगाहें होंगी और तेजस्वी यादव ये मानकर चल रहे हैं कि जिस इन 6 सीटों पर पिछले चुनाव में हार मिली, इस बार उन सीटों पर उन्हें जीत मिल सकती है और सरकार बनाने की जब बारी आएगी तो ये 5 सीटें उनके खाते में जुड़ी रहेंगी। उन सीटों की अगर हम बात करें तो सबसे जो पहली सीट है वो सीट तो शक्ति यादव की सीट है। शक्ति यादव
आरजेडी के अभी मुख्य प्रदेश प्रवक्ता हैं। 12 वोटों से वो चुनाव हार गए। जिस तरीके से 2020 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट रहा और कहा जाता है कि सबसे पहले शक्ति यादव को जीता हुआ घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर से रिकाउंटिंग हुई और रिकाउंटिंग में शक्ति यादव चुनाव हार गए। नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा से पहले विधायक रहे हैं, लेकिन 2020 में महज 12 वोटों से शक्ति यादव चुनाव हार गए, हिलसा विधानसभा की सीट। और हाल के दिनों में भी आप देखिएगा तो शक्ति यादव तेजस्वी यादव के काफी करीब हैं। तेजस्वी यादव का जो बहुत कम चुनिंदा लोग का जो गुट है उसमें शक्ति यादव का भी नाम आता है और प्रवक्ता की भूमिका में अभी नजर आते हैं। तो शक्ति यादव जिस सीट से हारे, हिलसा विधानसभा, उस सीट पर एक बार फिर तेजस्वी यादव की नजर होगी कि ये सीट इस बार हमारे खाते में आ जाएगी। तो शक्ति यादव हिलसा विधानसभा वो सीट जहां पर उम्मीद थी कि जीत जाएंगे, लेकिन जीत नहीं पाए। 12 वोटों से आरजेडी कैंडिडेट को हार मिली। दूसरी सीट है जमुई जिले के अंतर्गत आने वाली चकाई विधानसभा। चकाई से निर्दलीय जीत गए सुमित सिंह, जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई और यहां पर आरजेडी कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रही। चकाई विधानसभा में आरजेडी कैंडिडेट सावित्री देवी को 44,967 वोट मिले और सुमित सिंह को जो कि निर्दलीय 45,548 वोट मिले, यानी कि 581 वोटों से चकाई विधानसभा में आरजेडी कैंडिडेट की हार हुई। अब सुमित सिंह का समर्थन जेडीयू को है या कहिए नीतीश सरकार को है। उस सरकार में वो मंत्री भी बन गए निर्दलीय जीतकर, लेकिन इस बार चकाई विधानसभा में नजर आरजेडी की गड़ी हुई है कि पिछली बार जो गलती हुई वो इस बार ना हो। अब बात कर लेते हैं दूसरा, एक सीट है खगड़िया जिले के अंतर्गत आता है, नाम है परबत्ता। परबत्ता विधानसभा की अगर बात करें तो यहां जेडीयू से डॉक्टर संजीव कुमार पिछले बार मैदान में उतरे थे और उनके सामने आरजेडी ने दिगंबर प्रसाद तिवारी को मैदान में उतारा था। संजीव कुमार को 77,226 वोट मिले और आरजेडी कैंडिडेट दिगंबर प्रसाद को 76,275 वोट मिले, यानी कि 951 वोटों से आरजेडी को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि देखिए इस बार 2025 के चुनाव को लेकर परबत्ता विधानसभा में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ पूर्व विधायक रणवीर यादव की पत्नी कृष्णा यादव को लेकर भी चर्चा छिड़ी हुई है। दूसरी तरफ जो वर्तमान विधायक जेडीयू के संजीव कुमार हैं उनको लेकर भी चर्चा छिड़ी हुई है कि उनका झुकाव भी आरजेडी की तरफ बढ़ गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या यहां पर कैंडिडेट इस बार बदलता है। फिर बात करेंगे मुंगेर विधानसभा की। मुंगेर विधानसभा में पिछली बार आरजेडी को 1244 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के प्रणब कुमार को 75,573 वोट मिले और आरजेडी के अविनाश कुमार विद्यार्थी को 74,329 वोट मिले। 1244 वोटों से मुंगेर में आरजेडी को हार झेलनी पड़ी। फिर बात करेंगे हम महिषी विधानसभा की। महिषी विधानसभा में आरजेडी ने पूर्व बीडीओ गौतम कृष्णा को टिकट दिया। गौतम कृष्णा एक अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं, बीपीएससी पास आउट हैं और ऐसे एक युवा चेहरे पर जो कि प्रशासनिक अधिकारी की नौकरी छोड़कर राजनीति में आया, उस पर आरजेडी ने दांव खेला। गौतम कृष्णा आरजेडी कैंडिडेट को 64,686 वोट मिले और जेडीयू के गुंजेश्वर शाह को 66,316 वोट मिले। इस सीट पर 1630 वोटों से आरजेडी को हार देखनी पड़ी। महिषी विधानसभा को लेकर एक बार फिर से गौतम कृष्णा तैयारी कर रहे हैं, आरजेडी में ही हैं और बड़े मजबूती के साथ पार्टी का प्रचार भी कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या एक बार फिर गौतम कृष्णा पर आरजेडी दांव खेलती है या नहीं। फिर बात करते हैं झाझा विधानसभा। देखिए झाझा विधानसभा में पिछली बार आरजेडी को 1679 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। दामोदर रावत
को जेडीयू ने कैंडिडेट बनाया था, जिन्हें 76,972 वोट मिले, और राजेंद्र प्रसाद आरजेडी कैंडिडेट को 75,293 वोट मिले, यानी कि 1679 वोटों से यहां पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। फिर बात करेंगे परिहार विधानसभा। परिहार विधानसभा काफी ज्यादा पिछले चुनाव में चर्चा में रहा, क्योंकि मशहूर मुखिया रही रितु जायसवाल जेडीयू छोड़कर वो राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामती हैं और परिहार से उन्हें आरजेडी अपना कैंडिडेट बना देती है। आरजेडी कैंडिडेट बनने के बाद बड़े मजबूती के साथ रितु जायसवाल चुनाव मैदान में उतरती हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही होती हैं, और रितु जायसवाल को मिलते हैं 71,851 वोट। गायत्री देवी बीजेपी कैंडिडेट को मिला 73,420 वोट, यानी कि 1729 वोटों से आरजेडी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। माफ करिएगा, 1569 वोटों से 1569 वोटों से आरजेडी कैंडिडेट को यहां हार का सामना करना पड़ा। हालांकि रितु जायसवाल इसके बाद भी आरजेडी में बनी हुई हैं और मजबूती के साथ संगठन को मजबूत कर रही हैं, पार्टी का प्रचार भी करती हैं, तेजस्वी यादव के काफी करीब मानी जाती हैं और साफ छवि की हैं। हाल के समय में जो लोकसभा का चुनाव पिछले वर्ष संपन्न हुआ, आरजेडी ने उन्हें शिवहर से कैंडिडेट बनाया। किस्मत खराब थी रितु जायसवाल की, यहां भी क्लोज फाइट दिया और लवली आनंद, आनंद मोहन की पत्नी, चेतन आनंद की मां लवली आनंद को लगभग इनसे जीतने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच हार जीत का अंतर महज 30,000 वोटों का ही था। तो रितु जायसवाल एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई संशय और शक नहीं है। ये आरजेडी इन पर एक बार फिर जरूर दांव लगा सकती है, क्योंकि दिखा रही है, दम दिखा रही है, वैश्य समाज से आती हैं, जो कि बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। और ऐसे में सीतामढ़ी क्षेत्र की बात करें तो वोटों के बिखराव में वो काफी अहम भूमिका निभा सकती हैं। बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी में अहम भूमिका निभा सकती हैं, चाहे सीतामढ़ी हो या फिर शिवहर का क्षेत्र हो, वहां पर वैश्य समाज की आबादी अच्छी खासी है। तो इन 6 नामों को लेकर आरजेडी में एक बात माना जा रहा है, इन सीटों पर अगर थोड़ा सा और मेहनत किया जाए तो जीत मुमकिन है। और इस बार तो मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं, तो उनका वोट बैंक भी अगर इधर शिफ्ट हुआ तो ये जो हार जीत का अंतर मामूली वोटों का है, वो जीत के अंतर में ज्यादा वोटों का दिखाई दे सकता है। अब देखना होगा कि इन 6 सीटों पर उन्हीं पुराने प्रत्याशियों को ही आरजेडी कैंडिडेट बनाएगी, तेजस्वी यादव उन्हीं पर भरोसा करेंगे, या फिर कोई नया चेहरा वो ला सकते हैं। कई चीजों को लेकर यह भी चर्चा है कि गठबंधन में 1-2 सीट इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन इन 6 सीटों पर कुछ इधर उधर हो, इसकी गुंजाइश थोड़ी कम नजर आती है। और भी जो राजद से या अन्य पार्टियों से जुड़ी हुई जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको भी कुछ जानकारी चाहिए है, जिस संबंध में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आप तक उस संबंध में जानकारी पहुंचाई जाए। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।